नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक। टीआरएस न्यूज़ प्रजा राज्यम स्वराज समाचार हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के सेवक कहे जाने वाले, उनके बहुत सानिध्य में रहने वाले माननीय थापा साहब हैं, जो कि उनके शुरू से लेके उनकी राजनीति में, उनके जीवन में, उनके हर पल साथ में रहने वाले, उनकी दिनचर्या में रहने वाले चंपा थापा जी हैं, जिनसे आज बात करते हैं। थापा जी, आपकी जो जीवनी, आपके जो महामहिम बाला साहब ठाकरे जी हैं, उनके साथ जुड़ा, कैसे आप नेपाल से मुंबई आए और मुंबई में कैसे उनसे जुड़े, आपकी जीवनी कैसे कैसे उनके साथ बीती, और बाला साहब ठाकरे का जो अस्तित्व, मतलब उनका विचार, उनकी जीवनी, उनके कार्य प्रणाली, उनकी राजनीति, उनकी कार्टून बनाने की जो कला थी, वो कैसे थी, आप से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आप जरा इसके बारे में बताएंगे कि आप कैसे नेपाल से मुंबई आए और अपने कार्य जीवन को उनके साथ समर्पित किया। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं चंपा सिंह रणबहादुर थापा मेरा नाम। मैं 1985 में नेपाल से आया था। मैं मुंबई में, इधर मुंबई में आने के बाद मैं थाना में रह गया था, थाना यूर गांव में। उधर डीएन सिक्योरिटी घोष साहब के बंगले पे था। उधर होते हुए 3 महीना उधर सर काम किया था। उधर मेरे को एक्चुअली जयदेव साहब उद्धव साहब का 2 नंबर का भाई, बड़े भाई, उन्होंने मेरे को, घोष साहब और जयदेव साहब उन लोग दोस्ती थे, और उन्होंने मेरे को मुंबई इधर लेके आया, साहब के घर मातोश्री पर लेके आया। मातोश्री में आने के बाद मैं साहब के साथ रह गया। रहने के बाद 85 में आया, और 85 में आने के बाद 87 का देखा। उस टाइम में 85 में खाली छगन भुजबल साहब मेयर थे। उसके बाद फिर 90 का इतना अपना सत्ता आने के लिए बहुत हो रहा था, वो सब मैं देखा। उसके बाद फिर 92 का दंगल देखा। दंगल के टाइम में भी मैं हर एक चीज़ देखा साहब के साथ रहती हुई। और 93 का अगर बम ब्लास्ट हो गया, उसमें भी देखा। 95 में अपना सत्ता, शिवसेना बीजेपी का सत्ता आ गया, और वो सब देखते देखते, और साहब का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं हुई थी। 96 में साहब का बाईपास हो गया। सॉरी, 96 में साहब का बाईपास हो गया। उस टाइम में मैं साहब के साथ एकदम साथ में था। सत्ता आने के बाद 95 में सत्ता जब ही आया, शिवसेना बीजेपी का सत्ता आने के बाद माँ साहब का सितंबर 6 तारीख को माँ साहब का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद पूरा मैं माँ साहब का जितना भी जिम्मेदार था साहब के ऊपर मैं ले लिया, और मैं साहब को बहुत अच्छी तरह से संभाला। और फिर मार्च महीने में 96 फरवरी महीने में साहब का बाईपास हो गया। उस टाइम में भी संभाला। मेरे लिए सहयोग देने वाले मेरे बाकी का लोग भी थे, उन लोग का सहयोग से यानी मैं बहुत साहब का सेवा किया। और उसके बाद फिर मैं साहब के साथ सेवा करने के लिए 2000 से लेकर 2012 तक साहब का सेवा करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिला। और मैं बहुत सेवा करते हुए 2012 में फिर साहब तो हमारे गाँव, अभी ज़िंदगी में से दुनिया से चले गए, तभी भी मैं साहब के साथ था। और 2000 जब भी लॉकडाउन के पहले भी साथ में था, और मैं साथ में अभी भी हूँ। लोग बोलते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी का जो है, सब लोग अपने को हितैषी मानते हैं, सब उनकी कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं, लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि आप उनके जितने क्लोज थे, आपको वो अपना बेटे की तरह मानते थे। आप उनके सुख दुख में, हर चीज़ में आप दोनों जन एक दूसरे के पूरक भी रहते थे। उन्होंने कर्नाटक का और महाराष्ट्र का जो विवाद हुआ, उसमें वो जेल में गए, तो उस टाइम पे आप कहाँ थे और कैसे उनके साथ आप जुड़े रहे? कर्नाटक का उसमें वाद विवाद होने के टाइम में वो 72 का बात था, लगता है मेरे ख्याल से थोड़ा पहले का था। उस टाइम में मैं नहीं था, लेकिन 85 से लेकर जब ये जेल में जाने का बोलेगा तो उस बाद में जो है कोर्ट कचहरी में मैं बहुत गया साहब के साथ हर एक जगह पे। जब भी 90 का वो हो गया तो कोर्ट में, मैं नासिक का कोर्ट में गया, इधर बोईवाड़ा कोर्ट में गया, इधर बांद्रा कोर्ट में गया साहब के साथ। एक बार तो क्या हुआ था कि जब ये लास्ट टाइम में 2004 में था, लगता है मेरे ख्याल से उतना ध्यान नहीं है।
उस टाइम में तो साहब ने बोले कि मैं अभी शायद मेरे को अरेस्ट करेंगे लगता है, मैं जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? तो मैं बोला कि साहब अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा करके साहब का 2 बैग, एक औषध का बैग, एक कपड़े का बैग, और मेरा भी एक कपड़े का बैग डाल के गाड़ी पे डाल के हम लोग निकल रहे थे। यानी लेकिन कोर्ट से फैसला हो गया कि अभी अरेस्ट नहीं करेंगे करके ये हम लोग का किया है। जब ये बाला साहब ठाकरे जी जब दिल्ली गए थे, उनको कोर्ट में हाजिरी होने के लिए कृष्णा आयोग में बुलाया गया था, उस टाइम भी आप साथ में थे? कितने लोग गए थे और वह कैसा माहौल बना था जब ये 92 का दंगे का ये सब मैटर उनके ऊपर चलाया गया था? अयोध्या मंदिर का जब उन्होंने कहा कि ये मंदिर किसी ने नहीं, हमने तोड़ा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है, ये किस तरह लोगों को गर्व और स्वाभिमान प्रदान कर रहा था? उस टाइम पे आपके साथ थे साहब? मैं उस टाइम में मेरा लक नहीं था कि मैं गांव में गया था, 1 महीने के लिए गांव गया था। उस टाइम में जब भी साहब गए थे कि अयोध्या के उस कांड में दिल्ली में गए थे, लखनऊ में गए थे। लखनऊ में जाने के टाइम में मैं उस टाइम में साहब के साथ नहीं था। और अब फिर जब भी आया ना, उसके बाद जब भी यहाँ मुंबई का जो था, मुंबई का कोर्ट में, तो मैं हर कोर्ट में गया था। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएंगे कि बाला साहब ठाकरे का जो स्वप्न था कि हमारा अखंड भारत हो, महाराष्ट्र मजबूती से बने, मुंबई शहर मजबूती से बने, कई कंपनियां फैक्ट्रियां आवे यहाँ, और उनका एक स्वप्न था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, मथुरा मंदिर बने, काशी विश्वनाथ बने, और धारा 370 कश्मीर से हटा के कश्मीर को भी मजबूती से भारत के साथ जोड़ा जाए, एक विधान, एक संविधान, एक झंडा हो। उनका भी मत था, इसलिए वो कई पार्टियों को अवॉइड करते थे, उनके साथ गठबंधन नहीं करते थे। आज उनका जो स्वप्न साकार हुआ है आज के समय में, और आज के समय में जो शिंदे सरकार है, वह उनके ऊपर कितना फक्र होता होगा कि उनकी विचारधारा इस विचारधारा से मिलती है। विचारधारा तो अभी का जो सरकार है, जो साहब के विचारधारा से लेके, अगर सिंधी सरकार ने भी कर रहे, बहुत अच्छे कर रहे, लेकिन अभी जो पहले जो उन्होंने किया था कि उद्धव साहब ने भी बोल रहे थे, लेकिन अपन करेंगे करके, लेकिन उनका विचारधारा यानी शिंदे साहब का विचारधारा अलग हो गया। उसकी वजह से शिंदे साहब ने कर रहे, वो सरकार अच्छी तरफ से चलेगी। जो अभी कर रहे ना, सरकार कर रहे, वो अच्छे ही अच्छी है। तो इसमें मैं पूछूंगा कि जब भी साहब का देहांत हुआ, साहब ने अपना कार्यभार 2005-4 के आसपास उद्धव साहब को सौंपा, उनको ऐसा लगा कि अब मेरे बेटे को आगे जाना चाहिए राजनीति में, और राज ठाकरे साहब ने एक अलग पार्टी बनाई। तो उस टाइम पे साहब को तो दोनों से प्यार बहुत अच्छा था, राज ठाकरे साहब को भी बहुत मानते थे क्योंकि वो उनसे जुड़े थे, और उद्धव साहब भी जुड़े थे। तो उनको जब भी ये दोनों जन अलग हुए तो कैसा उनको महसूस हो रहा था? महसूस हो रहा था बोलेगा तो क्या होते कि राजकारण में थोड़ा भिन्नता अलग अलग होते रहते हैं। क्योंकि उद्धव साहब और राज साहब को साहब ने तो एक साथ में मैं रखूँगा, लिलेंगे करके तो उन्होंने बोले थे, और हुआ नहीं ऐसा। पर आगे हुआ नहीं करके उद्धव साहब को दे दिए, जो सब कारोबार चलाने को दे दिए। उद्धव साहब ने भी अच्छे ही चलाया था, और बाद में चलाते चलाते जब भी 2003 में वो हो गया था किधर अपन महाबलेश्वर में कार्याध्यक्ष बनाया। कार्याध्यक्ष बनाने के बाद साहब का तबीयत जरा थोड़ा सा नाजुक होते गए, क्योंकि बीमार होते गए। तो उद्धव साहब ने अच्छे चलाए थे। जो भी अगर उनको कुछ तकलीफ हो या कुछ वो हो जाएगा तो बड़े साहब को पूछते थे, पर उद्धव साहब ने अच्छी तरफ से चला के आए थे बात। हाँ। अच्छा, साहब ने एक चीज़ है कि कई बार उनका वीडियो देखा गया है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी कभी नहीं जाएगी, अगर गई तो हम पार्टी को उसी दिन ख़त्म कर देंगे। और जब साहब की विचारधारा के बाद भी कांग्रेस के साथ में शिवसेना गठबंधन की, लास्ट में बीजेपी को छोड़ के राष्ट्रवादी से साथ गई, तो ये विचारधारा पे जिस दिन तलवार चला, उस दिन क्या लगा कि कई शिव सैनिकों को कितना दर्द हुआ होगा, कितने लोग फूटे होंगे। और आज उसी का परिणाम है कि शिंदे साहब ने एक अलग सरकार बनाई और उनके विचारधाराओं पे चले, आप भी उन्हीं के विचारधाराओं पे चल रहे हैं। तो इसमें मतलब उनकी विचारधाराएं जब भी ये प्रज्वलित हुई तो आप लोग को कैसे लगा कि ये गलत हो रहा है? 2 साल की जो सरकार बनी थी, 2 साल का सरकार बने थे करके गलत हो गया था करके, वो थोड़ा सा अपने को भी लग रहा था, लोगों को भी लगा होगा, क्योंकि उसके लिए तो अभी सब सिंधी सरकार आ गए हैं। नहीं तो अगर ऐसा नहीं लगते थे तो सिंधी सरकार भी आते नहीं थे। पहले से जो चल रहा था वही सरकार चलते थे। साहब का जब भी देहांत हुआ, एक छोटा सा सवाल रहेगा कि साहब का जब भी देहांत हुआ
पूरी मुंबई क्या महाराष्ट्र सन्नाटे में हो गया था, कई जगह लाइटें बंद हो गई थी, 2-3 जगह मार्केट बंद में एक बड़ा दहशत का माहौल बना था कि अब भी क्या होगा, लगता है दंगे हो जाएंगे, साहब का देहांत होगा। डॉक्टर बताने को तैयार नहीं था कि उनका देहांत हो गया, लेकिन देहांत होने के बाद फिर धीरे धीरे स्थिति सही हुई। उसके बाद जब उनका दाह संस्कार हुआ तो उन साहब ने कुछ ऐसा बोला था कि मेरा दाह संस्कार में मेरी चिता को अग्नि में आपको बेटा मानते थे, मेरा बेटा चंपा थापा ही देगा। उसके बारे में ज़रा आप बताइएगा। हाँ, इसमें तरह मैं बेटा जैसे था, साहब का बेटा जैसे था, चिता भी दे दिया मैं दान में। मेरे को उद्धव साहब ने बहुत सपोर्ट किए। अगर अगर ना बोलते थे तो अगर ये भी होता नहीं था, लेकिन मैं उद्धव साहब को बहुत मानता हूँ, ठाकरे घरान को मैं मानता हूँ, क्योंकि ठाकरे घरान से मैं इतना तक ऊपर आ गया। और साथ में रहने को मेरे को अवसर मिला, नहीं तो शायद साथ में ये अगर ठाकरे घरान के साथ नहीं नहीं जुड़ते थे तो मैं शायद इधर मुंबई में भी रहता था कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। पर मेरे को साहब लोग ने बहुत अच्छा दे दिया। और ये बात है कि सब जन बोलते थे कि अगर देहांत के बाद ऐसा हो जाएगा, एकदम दंगल हो जाएगा, ये बोलते थे, लेकिन अपने को ऐसा लगता नहीं था कि दंगल हो जाएगा करके, क्योंकि हम लोग ने अंदर से हमेशा बोलते रहते थे कि 14 तारीख को जब भी साहब वेंटिलेटर में गए, 14 तारीख गए, लोगों ने बोलते थे कि पहले शायद गए होंगे करके भी बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं थे। लेकिन 14 तारीख को अंदर गए, वेंटिलेटर में गए, 15-16 तारीख को दो दिन रुका हम लोग, देखे। यानी 17 तारीख को 2 बजे के आसपास साहब का प्राण उसी टाइम में गए। तो उसके बाद जैसे साहब की संपत्ति को लेके भी विवाद हुआ था, फिर उसके बाद आज देखा जाए तो जो संपत्ति में उनके 6 बेटे थे, लगता है 6 बेटे थे ना, तीन बेटे थे। और साहब के पिताजी जो थे वो भी एक लेखक ही अच्छे थे, उन्होंने भी अपने जीवनी के ऊपर लिखा था कि मैं कहाँ से आया, कैसे आया। तो इसके बारे में कभी ऐसी चर्चा हुई होगी कि ठाकरे परिवार में कि हम लोग का अस्तित्व कहाँ से है, कहाँ से हम लोग यहाँ आए और कैसे बसे और कैसे यहाँ पे राजनीति को इस्टेब्लिश किया। नहीं तक ये तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मुझे इतना मालूम भी नहीं है कि राजनीति कहाँ से आ जाएंगे करके। यानी हाँ, साहब का बाला साहब का पिताजी जो थे बहुत बड़ा महान व्यक्ति थे, प्रबोधन ठाकरे उनका नाम था, और उनको मैं देखा नहीं है। और साहब का फिर साहब लोग 3 भाई थे, यानी 3 भाई में से एक श्रीकांत ठाकरे जी राज साहब का पप्पा, और दूसरा छोटा भाई थे, उनका शादी भी हुआ नहीं था। उन लोग को तीनों को मैं अच्छी तरह से जाना। और ये जो प्रॉपर्टी के बारे में जो है ना, ये थोड़ा घरगुती का मामला है, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो इसमें जो उद्धव साहब का विवाह हो, उस विवाह के टाइम में आप थे, तो कैसे कैसे उनका ये विवाह हुआ होगा, कैसे कैसे शालिनी ताई ठाकरे जो है उनका जो है परिवार एक दूसरे से जुड़ा, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। ये तो बहुत पहले की बात है, लेकिन मैं सब तो शायद बता नहीं पाऊँगा। लेकिन जब भी मैं आया ना, उस टाइम में उद्धव साहब का शादी भी हुए नहीं थे। और उनके बड़े भाई 2 नंबर का भाई है जयदेव ठाकरे साहब का, सुमित्रा ठाकरे जी है, उनका शादी के पहले मैं आया था। और बाद में 2-3 नंबर साल के बाद फिर ये उद्धव साहब का शादी हो गई। यानी आदित्य जी तरह हमारे सामने बड़ा हो गया है। अभी वकील है निहार ठाकरे, बड़ा बिंदु माधव साहब का लड़का जो है निहार ठाकरे, वो भी हमारे सामने जन्म हो गया है। लेकिन ठीक है, घर का परिवार था, हम लोग घर का परिवार जैसे रह गए, यानी उन लोग को अच्छी तरह से संभाला रह गया था। और बात तो होते रहते, घर का बात जो रहते सब फैमिली के टाइम में अपना बात होते रहते थे, लेकिन राजकारण का बात कभी नहीं की। अच्छा, तो साहब जो थे एक हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, वो भगवान के बहुत भक्त थे, कभी भी बैकफुट नहीं होते थे। जहाँ ईश्वर की बात आती थी, भगवान राम की बात आती थी, किसी मंदिर की बात आती थी, हिंदुत्व और सनातन की बात आती थी, या किसी को राष्ट्रपति बनाना है और महाराष्ट्र की अस्तित्व की बात आती थी, वो सबसे आगे हो जाते थे। और ये मातोश्री से ही पूरा पार्लियामेंट चलता था, सभी बड़े बड़े नेता कहा जाता है आते थे, देश विदेश के लोग वहीं पे आते थे, वहीं से फंड पास होता था, वहीं से लोक निर्माण के कार्य होते थे। ये दरबार जो आपने देखा होगा कि जो एक बड़ा दरबार चलता था बाला साहब ठाकरे का, वो कैसा लगता था और किस तरीके के लोग वहाँ आते थे? हाँ जी, ये तो मैं सब देखा है, क्योंकि राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हो जाते थे दिल्ली से, हमेशा बोलते थे कि अगर साहब ने बोलते थे कि
मैं कोई भी हो राष्ट्रपति अपना होना चाहिए। पहला प्रणब मुखर्जी साहब आए, उसके पहले जो ये महाराष्ट्र की लेडीज आई थी ना, क्या उनका नाम, प्रतिभा ताई पाटिल को तो सबसे पहला उन्होंने शपथ दिए थे कि महाराष्ट्र का एक मराठी लड़की लेडीज जो है देश का अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो मैं उनको पाठिंबा जरूर दे दूँगा करके। उसके बाद फिर कोलकाता से प्रणब मुखर्जी साहब आ गए, उनको भी पाठिंबा दे दिए। उस टाइम में ये दो चीज़ के टाइम में तो मैं था साथ में। अच्छा साहब ने, एक टाइम था टैक्सी वालों का दौर था, रिक्शा वालों का, तो टैक्सी वालों को लिए भी लाखों टैक्सियां थी, उत्तर भारतीय थे, पर प्रांतीय लोग थे। साहब ने उनके लिए टैक्सी मैन कॉलोनी भी बनवाया और कई टैक्सी वालों को, पर प्रांतियों को परमिट देके रोजगार दिया। और बीच में एकाएक क्या ऐसा पैदा हो गया कि उत्तर भारतीय और पर प्रांतियों से जो पार्टी के लोग थे नफरत करने लगे। उसमें क्या साहब को ये सब चीज़ें मालूम थी कि लोग ऐसा कर रहे हैं हमारी पार्टी में? ये तो क्या है कि परप्रांतीय बोल के साहब ने, हाँ ठीक है, हिंदुस्तान में जो भी हिंदुस्तान का लोग थे उन्होंने, साहब ने कभी परप्रांतीय नहीं किए। जब भी पाकिस्तान से आए वाला लोग हैं, खरा मजे यानी एक तरफ बांग्लादेश से आए वाला लोग थे, वो भी मुस्लिम भाई बहनों को उतना उनके लिए साहब ने बोले थे। लेकिन परप्रांतीय करके उतना उत्तर भारतीय लोग है या नेपाली लोग भी, नेपाली बहुत सारे लोग नेपाली लोग हैं, नेपाली लोगों के लिए भी साहब ने बहुत अच्छी तरफ से मदद किए थे। हिंदू देश है, हिंदुत्व को लागी मैं वो करूँगा, अच्छा रहना चाहिए। एक हिंदू राष्ट्र के लिए नेपाल बचाओ करके, हिंदू अगर नेपाल राष्ट्र हिंदू जाएगा तो अगर तुम लोग क्या करोगे। लेकिन सब अगर माओवादी लोग आए हैं, चाइना लोग ने तुम लोग को कब्जा कर रहे, नेपाल को संभालो करके हम लोग को भी बोलते रहते थे, हमारा नेपाल के लोगों को भी बोलते थे। और उत्तर भारतीय लोगों को भी इधर मुंबई में आने के बाद कि कभी साहब ने तरह कभी बोले नहीं है। लेकिन बाद में जो हो गया परप्रांतीय जो हो गया बाद में, वो तो पीछे का राजकारण की बात है। अच्छा ये बताइए कि नेपाल के लोगों को मुंबई में शरण मिली, कश्मीर के लोगों को मिली, कश्मीरी पंडितों पे जब अत्याचार हुआ, दिल्ली से कई जगह से रिफ्यूजी लोगों को यहाँ पे शरण मिली, बाला साहब ठाकरे ने, सब कहते हैं बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन आज के नेताओं में ऐसा क्या हो गया कि वो दूसरे प्रांत के लोगों को देख के वो उनको तकलीफ होता है? मालूम था आप एक संस्था बना के नेपाल के लोगों का जो मुंबई में रोजगार कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ नेपाली लोग किचन में काम करते हैं, वॉचमैनी में काम करते हैं, उनके उत्थान के लिए लाखों लोग हैं। आपने कुछ ऐसा विचार किया होगा कि जिससे उनको टिकट मिले, वो नगर सेवक लड़े, और बहुत से नेपाली यहाँ नातानी काफ़ी काम कर रहे हैं और उनके बड़े बड़े बिजनेस में, उद्योग में उनका सहयोग है, तो उनके लिए आपने साहब से कुछ ऐसा डिस्कशन किया होगा कि उनकी मदद हो? उस टाइम में उस टाइम में क्या हो गया कि मैं तो घर से बाहर निकलता नहीं था। लेकिन मेरे साथ में जो हमारा नेपाली लोग थे, उन लोग ने अगर एक फाइल भी लेके आते थे तर नेपाली लोगों को शायद तकलीफ होता नहीं था। लेकिन तर हमारा नेपाली लोग है, इधर गरीब लोग भी है, श्रीमंत लोग भी है, और कुछ कर सकते थे तो अपन बाकी लोग ने अगर आइडिया देते थे, कुछ बोलते थे तो बहुत कुछ मिलता था और अपन आगे जाते, नेपाली लोग भी आगे जाते थे। क्योंकि मेरा कहना इतना है कि मेरा एक तमन्ना है, एक नेपाली भवन हमारा इधर मुंबई में होना चाहिए। जब तक मैं रहूँगा तब तक एक नेपाली भवन बनाने के लिए मैं बहुत कोशिश करूँगा। और मेरे साथ सहयोग देने के लिए हमारा नेपाली भाई लोग है। अगर अभी का सरकार जो है, पहले तो मैं इतना बरस मैं किए नहीं है, लेकिन एक अभी का सत्ता में जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं एक नेपाली भवन बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, यानी करेंगे, दिखेंगे। आप मातोश्री में सेवक थे, बहुत अच्छा काम किए, लोगों की सेवा दिए, उद्धव साहब ठाकरे को हेल्प किए, काफ़ी दिनों तक रहे, आदित्य ठाकरे जी को हेल्प दिए, काफ़ी दिनों तक उनके साथ रहे। एकाएक क्या हो गया कि आप जो है वहाँ छोड़े और राजनीति में आए, और एकनाथ शिंदे जी जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पे चल रहे हैं, उनकी विचारधारा को मजबूत बना के आज महाराष्ट्र में टिकाए हुए, उनके साथ आप जुड़ गए। ऐसा क्या हुआ कि आप हटे और आप राजनीति में आए? अभी मैं राजनीति में तो कभी आऊँगा भी नहीं, यानी नहीं है। लेकिन समाज कारण के लिए मैं बहुत, समाज सेवा के लिए मैं बहुत आगे जाता हूँ। पहले से भी गया था और आगे भी जाऊँगा। किसी का अगर तकलीफ होने के टाइम में अपन साथ दे देंगे ये, यानी राजनीति के लिए तो मैं करूँगा भी नहीं। लेकिन अगर राजनीति करने का तो मैं घर में जाके बैठूँगा। तो मातोश्री से कभी आपने लास्ट अलविदा कहा मातोश्री को, और आज आप शिंदे साहब के साथ हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं?
अलविदा मातोश्री तरह अलविदा मैं कहा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एक विचारधारा शिंदे साहब का विचारधारा था, वो मेरे को अच्छा लगा, उसके लिए मैं आया हूँ। लेकिन मातोश्री तरह मातोश्री हाई है, अपना मातोश्री है, लेकिन मैं कभी उनको मातोश्री के लिए मैं कभी उन्हें विरोध नहीं करूँगा। यानी अपना साहब लोग तो है ही है, कभी मैं उनका फैमिली मुझे ठाकरे घराने का फैमिली लोगों का मैं उद्धव साहब या आदित्य जी है, मैडम है, उन लोग को कभी मैं विरोध नहीं करूँगा। क्या ऐसा शब्द है जो लास्ट में अपना देह त्यागते समय बाला साहब ठाकरे ने आपसे कहा होगा और किसका नाम लेके वो स्मरण करते होंगे? कुछ यादगार उनकी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आज भी याद रहती हैं? नहीं, क्या जब ये लास्ट लास्ट में मैं उस टाइम में, क्योंकि मैं नेपाल में गया था, मेरा भी मम्मी का तबीयत बहुत बेकार थी, और मेरा मम्मी भी मेरा मम्मी गुजरने के बाद भी 13-14 दिन नेपाल में रहना पड़ा। उसके बाद इधर जो आया ना, इधर आने के बाद मैं 8-10 दिन साहब के साथ था, लेकिन इतना सारे कुछ बात हो नहीं पाया। लेकिन मैं साथ में हमेशा साथ में रहता था, लेकिन ऐसा करो, ये आगे का ये करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए करके साहब ने बोले नहीं है। लेकिन अपनी बातचीत एकदम अच्छी तरफ से होते रहते थे नवंबर 14 तारीख तक, यानी 2012 का। तो ऐसा आज हमारे साथ चंपा थापा जी हैं जिन्होंने साहब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं, और आज की राजनीति में एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पे कट्टरता से चल रहे हैं और लोगों को, जनमानस को सरलतापूर्वक उनकी सेवा कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चंपा थापा जी जो कि बाला साहब ठाकरे के बहुत क्लोज थे, उनके छोटे पुत्र भी माने जाते थे, इन्होंने उनको मुखा अग्नि भी दी है उनके कहने पे। लेकिन आज उनको मातोश्री से हटना पड़ा, कि कहने का मतलब था कि मातोश्री का जो विचारधारा था अब बदल चुका है, और जो आपकी विचारधारा है बाला साहब ठाकरे की विचारधारा, वो एकनाथ शिंदे साहब के साथ जा चुकी है। इसीलिए मास्टर थापा जी एकनाथ शिंदे साहब जी के साथ चले आए, और उनका कहना है कि बाला साहब ठाकरे की जो आत्मा थी, जो उनकी विचारधारा थी हिंदुत्व को लेके, सनातन धर्म को लेके, और हिंदू देवी देवताओं को लेके, और सभी धार्मिक ग्रंथों को लेके एक विचारधारा थी। उनका कभी भी कोई भी विचार जो है विपक्ष के उन लोगों के साथ नहीं गई जो हिंदुओं का विरोध करते थे। आज उनकी आत्मा को भी खूब संतुष्टि और शांति मिली होगी जब अयोध्या का राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ, काशी विश्वनाथ का कार्य शुरू हुआ, और धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाकर मुक्त कर दिया गया। यही सब काफ़ी चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया और साकार किया। वही सब चीज़ों को लेके आज 45 विधायक, कई सांसद और लाखों कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के पीछे खड़े हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। और कही जाती है कि एकली जो टाइगर शिवसेना थी, वह शिवसेना, धनुष बाण वाली शिवसेना आज एकनाथ शिंदे के साथ में खड़ी है और उनको समर्थन दे रही है। और एकनाथ शिंदे के अंदर आनंद डीघे और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लोग साक्षात देखकर दर्शन कर रहे हैं, और उसी से आज उनको एक अपेक्षा रहती है कि महाराष्ट्र का तकदीर और देश का भला जो है एकनाथ शिंदे के हाथों में जो कमान शिवसेना की दी गई है, उससे बहुत ही आगे जाके विस्तार और विकास होगा। इसी साथ हम जो चंपत थापा जी हैं उनको धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने अपने जीवन के कुछ पल के बारे में हमसे चर्चा किया। PRS न्यूज़, प्रजा राज्यम, स्वराज समाचार शेर की दहाड़ पर सदैव आपको ऐसी ही खबरें दिखाता रहेगा, और माननीय बाला साहब ठाकरे के चरणों में उनके विचारों को सदैव यह सच्चाई सनातन धर्म की दिखाती रहेगी। उनका समर्थन सदैव शिवसेना करती रहेगी, आदर करता रहेगा। हमारा समाचार पत्र भी उनका खूब सम्मान करता है, आदर करता है। पवन पाठक के साथ कैमरामैन आकाश मिश्रा। जय श्री राम।